वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का 376 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को? तो संसद को कौन संबोधित कर सकता है, इसका अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है भारत के महान्यायवादी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सॉलिसिटर कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी होता है। इसका सही उत्तर है भारत का सॉलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है। ये जो भी प्रश्न आप पॉलिटी के टॉपिक वाइज मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो लगभग मैं 1000 क्वेश्चंस के ऊपर इनको सॉल्व कराने वाली हूँ। यूपीपीएससी द्वारा किसी भी एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे मैंने इंक्लूड किया है। आरओ मेंस जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में ही जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ? इसका सही उत्तर होगा एक महाधिवक्ता। इसको सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा। तो संविधान में इसका उल्लेख है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का। तो ये किसमें है? संविधान में, ना कि किसी संसदीय अधिनियम या मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष, ये याद रखिएगा। तो कार्यकाल आप 5 वर्ष ना कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 81वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा अयोग्य हो जाते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। कोई एक कथन है जो गलत है, और वो कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति तो की जाती है, वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्त होने के बाद वो किसी भी अन्य सरकारी में जो सरकारी सेवा है उसमें कार्य नहीं कर सकते, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जाता। तो उन्हें अपने पद से कैसे हटाया जाता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, ठीक वही प्रक्रिया इनको भी हटाने के लिए होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जा सकता? पहला क्या है? बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सारे ऑप्शंस अच्छे से रीड करना है। पहला, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। क्या ये कार्य है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का? देखिए ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ये है। नेक्स्ट है, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी कार्य है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी कार्य है। मतलब उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन डी। क्या है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये कार्य महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संसद की है ये जिम्मेदारी। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आपको याद रखना है। 35वां क्वेश्चन है हमारे सामने, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उन्हें पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं, और संसद के दोनों सदनगत संबोधन करके ये प्रस्ताव पारित करते हैं तो भी इनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों होने चाहिए। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? या आप ऑप्शन ए और बी दोनों चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 86वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार निम्नलिखित में से किसका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का कहा जाता है एक मित्र और मार्गदर्शक होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 1971 में एक संशोधन हुआ, ये महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है, और CAG जिसे हम कैग बोलते हैं, यही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बोलते हैं, को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। संशोधन कब किया गया? 1972 में, 1976 में, 1980 या 1987? करेक्ट आंसर है 1976 में होता है। अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, संसद को या मंत्रिपरिषद को? तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। जब हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रश्न भी वहीं से है, तो आपको ये पता होगा। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, माफ कीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व आता है, वित्तीय प्रशासन या व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन आता है? इसका राइट आंसर होगा व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन होता है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। अब पूछा गया, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है,
निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति निदेशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और इसी के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और पूछा गया 84th अमेंडमेंट के बारे में। इसके द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। अब ये वर्ष विशेष कौन सा है ये पूछा गया, 2010, 2015, 2021, 2026। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2026 तक ये जो 1971 की जो सेंसस है उन्हीं के आधार पर लोकसभा की कुल सदस्यों की जो सीटों की संख्या है वो जनगणना इसके आधार पर होगी। तब तक नहीं बदली जाएगी 2026 तक, इसके बाद में आधार वर्ष बदल दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31st, 35th, 42nd या 45th। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हो जाएगा 31st अमेंडमेंट किया गया था जब लोकसभा में सीटें जो 525 थी इसे बढ़ा करके कितने कर दी गई? तो 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? 525, 528, 530 या 532। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 530 है। अगले प्रश्न ध्यान से देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20 या 25। यूटीज का पूछा गया, यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको आंसर दिख रहा होगा लेकिन आपको नहीं पता है तो इसको तैयार कीजिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पे आधारित है? अभी हमने प्रश्न देखा, ये किस पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। यही सेंसस 2026 तक आधार वर्ष माना जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आरओ मेंस टारगेट कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी SSSC के रिजल्ट के बाद अब न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं, तो बस सिंपल सा स्टेप है, आपको जो नंबर्स मैंने प्रोवाइड किए इन पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके या फिर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में भी आप अपने कोर्सेज़ को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। समय रहते अपनी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी शुरू कर लीजिए। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, SCS का स्टडी मटेरियल आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।